वेलकम एवरीवन। टॉपिक शुरू करने से पहले सबसे पहले आपका शुक्रिया। आप सभी ने अपना सहयोग दिया, इतना प्यार, इतने लाइक्स मुझे दिए इन वीडियोस के लिए। आपका तहे दिल से धन्यवाद। कोशिश करूंगा कि आगे भी यूं ही मैं अच्छे वीडियो और जो एजुकेशन रिलेटेड है वो बनाता रहूं और अपलोड करता रहूं आप सभी के लिए। बस अपना साथ यूं ही बनाए रखिए ताकि हम मिलकर जो ये एग्जाम की जंग है वो जीत सके। इससे पहले कि हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करें, हमारे जो स्पॉन्सर थे मिस्टर वी वर्मा सर जी, गायत्री विद्या हाई स्कूल के हेड सर, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज अब हमें स्पॉन्सर कर रहे हैं न्यूआदा हाई स्कूल के प्रिंसिपल सर श्री जितेंद्र जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। टॉपिक शुरू करने से पहले आपको बता देता हूं मैं कि इससे पहले हमने 10th टॉपिक से रिलेटेड 7 वीडियो अपलोड किए। उन सभी के लिंक आपको इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे। आज हम अपना टॉपिक शुरू कर रहे हैं चेंज ऑफ वॉइस। इसमें जो एक टेबल बनेगी वो फर्स्ट वीडियो में मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। फॉर्म ऑफ प्रोनाउन मैंने बताया था आपको कि टेंसेस, चेंज ऑफ वॉइस, नरेशन, उन सभी के लिए जो एक टेबल है फॉर्म ऑफ प्रोनाउन वो बहुत जरूरी है, तो कृपया वो देख लीजिए। अब हम शुरू कर रहे हैं अपना नया टॉपिक चेंज ऑफ वॉइस। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर, इन दोनों में जो टॉपिक है वो लगभग सेम है। चेंज ऑफ वॉइस जो हम इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में इसका मतलब होता है वाच्य परिवर्तन। चेंज ऑफ वॉइस, आखिर हमें इसमें चेंज करना क्या होता है? वॉइस का मतलब तो आवाज भी होता है। देखिए इसमें 2 चीज आती है हमारी, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या चीज होती है? He is teaching English, वह इंग्लिश पढ़ा रहा है। और पैसिव वॉइस में इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय हिम। दोनों में डिफरेंस क्या है? आप देख रहे हैं यहां पर हमारा जो सब्जेक्ट है यानी कि वो यहां पर क्या है? एक्टिव। एक्टिव वॉइस के जब भी हम बात करते हैं तो इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो चाहे ही है, सी है, इट है, दे है, आई है, यू है, वी है, कोई भी हो, कोई नाम भी है, हम उसको आगे लेकर चलते हैं। यानी हमें मतलब किससे होता है? कर्ता से, कि काम को करने वाला कौन है। मोस्ट स्टूडेंट सोचते हैं कि अगर हमने टेंस कर लिए तो हमें इंग्लिश बोलनी आ जाती है, हम स्पोकन में एक्सपर्ट हो जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो ये सोचते हैं कि इंग्लिश स्पोकन केवल टेंस पे बेसिस है, मतलब कि एक्टिव वॉइस पे बेसिस है, तो वो चीज काफी गलत है। हम स्पोकन के लिए इसका यूज केवल 15 से 20% करते हैं, जबकि 70 से 80% इंग्लिश हमारी पैसिव वॉइस चलती है। कैसे चलती है? पैसिव वॉइस का मतलब क्या है कि हमें काम से मतलब है। इंग्लिश इज बीइंग टॉट, इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। क्या कर रहे हो? खाना खा रहा हूं। घर में कोई हालत है कि अगर आप पूछते हो काम से, काम पूरा हो गया, किसने किया, कब किया, कोई मतलब नहीं है, मतलब काम से। यानी पैसिव वॉइस में हम किसको आगे रखते हैं? ऑब्जेक्ट को, अर्थात कर्म। हमें किससे मतलब होगा? यहां पे केवल काम से मतलब कि काम किसने किया, क्यों किया, कोई मतलब नहीं है। सड़क बन रही है, कौन बना रहा है, कब शुरू हुई, वो बात का मैटर है। क्या बोलेंगे हम? काम हो रहा है, क्लास चल रही है, पढ़ाई हो रही है। यानी मोस्टली अगर आपको एक अच्छी इंग्लिश बोलनी है
तो आपको पैसिव स्ट्रक्चर के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। मोडाल्स भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रखते हैं कि मोडाल्स क्या हमारे मूड्स, हमारे इमोशंस, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये पहले अब हम बात करें पहले इसकी पैसिव वॉइस की, चेंज ऑफ वॉइस। हमें क्या करना होता है, जैसे एक्टिव वॉइस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट हमारी वर्ब और ये हमारा ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है, जो हमारा यहाँ का ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब आ जाती है, ये वर्ब, और लास्ट में हमारा क्या आता है, ऑब्जेक्ट। अगर लास्ट में इसको हम ना भी लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर के अंदर। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपको एक अच्छी इंग्लिश सीखनी है या बोलनी है तो यू मस्ट नो अबाउट द पैसिव स्ट्रक्चर। अगर आप ये सीख लेते हैं तो आपकी इंग्लिश काफी अच्छी हो जाती है। अगर आप किसी को कुछ लिखकर इंप्रेस कर जाते हैं तो आप उसको पैसिव स्ट्रक्चर के अंदर लिख कर दीजिए, तो सामने वाला समझ जाएगा कि आप एक हायर एजुकेशन से रिलेटेड व्यक्ति हैं। अगर आपने लिखा एक्टिव स्ट्रक्चर तो समझ जाएगा आपके पहली से 5 क्लास के छोटे बच्चे। तो डिपेंड्स ऑन यू कि आप सामने वाले को पैसिव स्ट्रक्चर से इंप्रेस कर जाते हैं या फिर एक्टिव स्ट्रक्चर से। लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे इसके रूल के बारे में, क्योंकि ग्रामर के अंदर रूल बहुत जरूरी है। जैसे मैथ के अंदर रूल काफी जरूरी है, जैसे ग्रामर के अंदर काफी रूल जरूरी है। पहला रूल हमारा, जैसे मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट जो हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, जैसे कि आई हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, हमारा सब्जेक्ट। सेकंड रूल हमारा, हमेशा पैसिव स्ट्रक्चर के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। थर्ड रूल हमारा, पैसिव वॉइस में हमेशा ऑब्जेक्ट से पहले, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, इससे पहले क्या लगाएंगे हम, बाय यानी एजेंट के लिए, कि कार्य किसके द्वारा किया गया बताने के लिए, वरना जरूरी नहीं है। लेकिन एज ए अगर हम ग्रामर रूल की बात करें तो हमें लगाना पड़ता है। और हमारा क्या बोलते हैं यहाँ पे, एक बात और, पैसिव वॉइस, यानी कि जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाते हैं, बनाते हैं, तो जरूरी नहीं है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर मैं क्या लगा रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब एम लगा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं क्या यूज कर रहा हूँ, इज। तो जो यहाँ पर हम वर्ब यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, वो सब्जेक्ट के साथ जो हमारा नया सब्जेक्ट बनता है, पैसिव बनाते समय नए सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब सिंगुलर या प्लूरल लगाने होते हैं, कि यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम उसका प्रयोग करते हैं। फोर्थ रूल हमारा, एक्टिव वॉइस में जो हमारे सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में वो ऑब्जेक्ट बनते समय के रूप में कन्वर्ट होते हैं। आई हमारा मी में, वी हमारा रस में, यू में रहेगा, ही हिम में, सी हर में, इट रहेगा, दे हमारा देम में। अब आगे हम बात करते हैं चेंज ऑफ टेंस। हमारा रूल नंबर 5, यहां पर हम जो हमारे एक्टिव वॉइस में टेंस यूज करते हैं उनको हम पैसिव वॉइस में बनाते समय कैसे चेंज करते हैं। आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SEIS और डू या डज। टेंस में हमने किया था कि ये उसका क्या होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या रहता है हमारा, इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, साथ में आपके टेंस यहाँ पे रिवाइज भी किए जा रहे हैं उनके सेंटेंस स्ट्रक्चर। इज, एम, आर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के लिए हम यूज करते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING यानी कि जीड फॉर्म। यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, इज, एम, आर प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया था कि जहां पर कॉन्टिन्यूअस टेंस आ जाता है वहां पर हमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि जीड फॉर्म का प्रयोग करना होता है।
यहाँ पर जो आप बी देख रहे हैं, मैं पहले आपको बताया था कि बी एक छोटा सा वर्ड है। जब भी हमें कुछ जरूरत पड़ती है तो हम बी को उठा के ले आते हैं, ताकि जो सेंटेंस है, हमारा स्ट्रक्चर है, उसकी डिमांड को पूरा किया जा सके। कॉन्टिन्यूस की डिमांड हमेशा क्या रहती है कि उसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी का प्रयोग किया जाए। ठीक है, तो यहां पे क्या है, इज हमारा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी अर्थात बी। और पैसिव स्ट्रक्चर डिमांड क्या होती है, थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चेंज करते समय क्या हो जाएगा, हैज है प्लस में बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। यहां पर भी क्या आ गया, हमारा बी का ही रूप आ गया। पास्ट डेफिनेट टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड, हम इसका प्रयोग करते हैं। यहां पर चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। पांचवा हमारा बनता है पास्ट कंटिन्यूअस, वॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, वॉज वर्ब प्लस में बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, हैड प्लस बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट। अब हमारा क्या बचता है, साफा सेंटेंस स्ट्रक्चर। आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने दो सेंटेंस स्ट्रक्चर मिस कर दिए। कौन कौन से, हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पैसिव आते समय हम उनका प्रयोग कभी भी नहीं करते। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। यहां पर भी हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को छोड़ देते हैं। तो यानी कि हमारे पास टोटल चेंज ऑफ वॉइस में 8 सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां पे आप देख रहे हैं शैल बी प्लस में बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट। यहां पे हमने क्या लगाया है, शैल बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी। फ्यूचर परफेक्ट शैल बी प्लस में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। शैल बी प्लस में हैव बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे बनते हैं रूल, जनरल रूल, जिनका हम पैसिव स्ट्रक्चर बनाते समय प्रयोग करेंगे। चेंज ऑफ वॉइस के दौरान हम उसका प्रयोग करेंगे। ये जनरल सिंपल रूल हमारे सिंपल स्ट्रक्चर के लिए, और स्पेसिफिक जो हमारे होंगे वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम टेंस वाइज इन सभी सेंटेंस स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक्टिव स्ट्रक्चर हमारा क्या बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस और ऑब्जेक्ट। जब हम इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को पैसिव में ले जाते हैं तो हम क्या यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए, सब्जेक्ट इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देख लीजिए यहां पर, आई प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेलता हूं। हॉकी इज प्लेड बाय मी। अगर आप ऊपर वाले सेंटेंस की बात करते हैं तो ये हमारा सब्जेक्ट रहा, ये वर्ब और ये हमारा ऑब्जेक्ट। नीचे वाले की बात कर रहे हैं कि पहला रूल हमारा क्या था कि जो हमारा एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा क्या बन गया यहां पर, सब्जेक्ट। क्लियर है। हॉकी इज इन हेल्पिंग वर्ब में हमने क्या लेंगे यहां पर, इसको लिया है वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड। जैसे कि रूल है कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। ऑब्जेक्ट से पहले हम क्या लेंगे, बाय। और क्या रूल हमारा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होगा। तो आएगा हमारा ऑब्जेक्टिव केस क्या बनता है, मी। ठीक है, तो क्या हो गया, हॉकी इज प्लेड बाय मी। नेक्स्ट हमारा, सी टेक्स कॉफी, वह कॉफी पीती है। तो क्या हो जाएगा, कॉफी इज टेकन बाय हर। इसका जो नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर बनता है कैसे बनेगा, सब्जेक्ट डू डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो पैसिव स्ट्रक्चर में क्या बनेगा, सब्जेक्ट इज एम आर नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट। ही डज नॉट रीड नोवेल, वह उपन्यास नहीं पढ़ता है। नोवेल इज नॉट रेड बाय हिम। नेक्स्ट हमारा प्रेजेंट
कंटीन्यूअस टेंस। इसका एक्टिव वॉइस में हम क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस बनाते समय हम क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट इज एम आर, बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट। ही इज रीडिंग बुक, वह किताब पढ़ रहा है। बुक इज बीइंग रेड बाय हिम, किताब उसके द्वारा पढ़ी जा रही है। वी आर प्लेइंग मैच, वी आर प्लेइंग मैच। मैंने आपको बताया था कि जब हम टेंस की फॉर्मेशन चेंज करेंगे, एक्टिव को पैसिव में ले जाएंगे, तो जो हमारा नया सब्जेक्ट बनेगा उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर वी आर प्लेइंग मैच, यहाँ पर हम आर का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन नातिस में यहाँ पर देखिए पैसिव वॉइस में चेंज करते समय मैच इज बीइंग प्लेड बाय अस। नेगेटिव फॉर्मेशन हमारी क्या बनेगी? एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट इज एम आर, नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस बनाते समय हम कैसे प्रयोग करेंगे इसका? सब्जेक्ट इज एम आर, नोट, बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट। दे आर नॉट वॉचिंग मूवी, यहाँ पे आप देखिए आर है किसमें? एक्टिव वॉइस केस में। देखिए फॉर्मेशन जब हम चेंज कर रहे हैं, इसको पैसिव बना रहे हैं, तो हमारे एक्टिव वर्ब क्या है? यहाँ पे इज आ रही है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? सिंगुलर। मूवी इज नॉट बीइंग वॉच्ड बाय देम। आगे हम डिस्कस कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। नेक्स्ट टेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा सब्जेक्ट हैज प्लस बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट। आई हैव वॉच्ड मूवी जेमी, जेमी हैज बीन वॉच्ड बाय मी। ही हैज प्लेड मैच, मैच हैज बीन प्लेड बाय हिम। नेगेटिव फॉर्मेशन में हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट हैज, नोट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हैज प्लस नोट प्लस बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट। ही हैज नॉट रिटन लेटर, लेटर हैज नॉट बीन रिटन बाय हिम। इसी के साथ हमारा प्रेजेंट टेंस ये पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट टेंस और फ्री टेंस के बारे में बात करेंगे, और हो सकता है कोशिश करेंगे कि इससे ज्यादा हम कुछ कर पाए। ओके, थैंक यू।